today, my dear students, we are going to start with the next chapter. मोल्स वाला जो है ना वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा फिजिकल केमिस्ट्री के एंड पे, ठीक है जी। क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मैं आगे करवा लूं, फिर उसके बाद वो आपको ज्यादा अच्छी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो मोल्स वाला जो है ना वो मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री के एंड पे करवाऊंगा। सो वी हैव कंप्लीटेड द 2 चैप्टर्स। एक एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लिया है और एक आपकी एनालिटिकल केमिस्ट्री में टॉपिक था मास स्पेक्ट्रोमेट्री, वो हम लोगों ने जो है ना पूरा खत्म कर लिया। ये न्यूली एडेड टॉपिक था, इसमें नई चीजें जो है ना वो ऐड हुई हुई थी। ठीक है जी। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द केमिकल बॉन्डिंग टुडे। अच्छा जी, केमिकल बॉन्डिंग, इसका मीनिंग क्या होता है? बॉन्ड जो वर्ड होता है ना, बॉन्ड बॉन्ड वर्ड जो है इसका मतलब ही होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है जी। यानी आप लोगों ने अक्सर अपनी नॉर्मल लाइफ में सुना होगा कि यार उन दोनों का बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग है। बॉन्ड का मतलब कि उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो उनका ताल्लुक है, वो बड़ा स्ट्रांग है जी। तो बॉन्ड वर्ड का मतलब ये होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है जी। तो केमिकल बॉन्डिंग जो है ये क्या होती है? केमिकल बॉन्डिंग जो है बेसिकली दीज आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस। ठीक है जी। और ये कब डेवलप होती हैं? जब एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, गेन करते हैं या शेयर करते हैं जी। ठीक है। और उसकी वजह से जो है वो उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ जाती हैं। और वो ऐसा क्यों करते हैं, उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह होती है इन ऑर्डर टू गेट द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाइक नोबल गैसेस। यानी अपने से करीब तरीन जो नोबल गैस है, मसलन मैं छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं। आपके पास जो है वो लिथियम है, ठीक है जी। लिथियम का प्रोटॉन नंबर 3 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाए तो क्या बनेगी? 1s2, 2s2, सॉरी 2s1। ठीक है जी, ये 2s1। अच्छा, अब हम नोबल गैसेस पे आते हैं। तो नोबल गैसेस जो है वो हीलियम है और नियॉन है। हीलियम का प्रोटॉन नंबर 2 है, नियॉन का 10 है। हीलियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो वो क्या बनती है? 1s2, ये बन गई। नियॉन की बना के देखते हैं, 10 है तो ये क्या बनेगी? 1s2, 2s2, 2p6। ठीक है जी, ये नियॉन की है। तो भाई ये लिथियम जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल करना चाहता है, नोबल गैसेस की तरह बनना चाहता है। तो इसके लिए ज्यादा परफेक्ट कौन सा है? नियॉन जैसा बनना कि हीलियम जैसा बनना? जी बताइए। हीलियम जैसा बनना, क्योंकि हीलियम जो है उसमें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो भाई ये अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ये वाला सब शेल खत्म हो जाएगा और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम की तरह आ जाएगी। तो नियरेस्ट नोबल गैसेस, नियरेस्ट का मतलब उस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो अचीव करना चाहती है। समझ लगी है बात की? तो मेरे बच्चों, उस वक्त जो एटम्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ जाती हैं, दे आर कॉल्ड एज द केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है जी। तो केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन को लिखने के पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस of attractions between atoms when they lose, gain, or share electrons in order to get stable electronic configuration of their
nearest noble gases is called chemical bonding. ठीक है बच्चों, तो ये केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन है। बॉन्डिंग वर्ड का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बॉन्ड का मतलब ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो दीज आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस, और ये कब अपीयर होती हैं? व्हेन द एटम्स दे लूज, गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन। जब वो तीन काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, गेन करते हैं या शेयर करते हैं, और जब वो ऐसा कर लेते हैं तो उसकी वजह से उन एटम्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ जाती हैं। ठीक है, उनको हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं जी। ठीक है बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग जो है इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। इसकी टाइप्स जो है वो कौन कौन सी होती हैं, उनको हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे जो पहली इसकी टाइप होती है दैट इज द आयनिक बॉन्ड। ठीक है जी, इसको हम लोग इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, तो ये दोनों इसी के नाम है। पेपर में इनकम उसने ना इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड दे दिया था, तो स्टूडेंट्स दे गेट कंफ्यूज कि पता नहीं ये तो नया बॉन्ड है। तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, ये दोनों एक ही चीज के नाम होते हैं। दूसरा आपका जो बॉन्ड है दैट इज द कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, तीसरा जो है वो दैट इज द डेटिव बॉन्ड। इस डेटिव बॉन्ड को हम लोग कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का भी नाम देते हैं जी। सो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। ठीक है जी, और फोर्थ नंबर पे मेरे बच्चों आपका जो है वो मेटालिक बॉन्ड आता है जी। और फाइव जो है वो दैट इज द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस। और ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं मेरे बच्चों, दे आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो टाइप्स की होती हैं। पहली टाइप को जो है वो हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है जी, और इसकी जो सेकंड टाइप होती है उसको हम कहते हैं वंडरवाल फोर्सेस। ठीक है जी, ये जो आपकी वंडरवाल फोर्सेस होती हैं इनकी आगे जो है वो दो टाइप्स होती हैं। द फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एज द इंड्यूस्ड, ये इसकी फर्स्ट टाइप है। इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है जी, इसी फोर्स का एक और नाम भी होता है, यानी ये सेम आपके नाम है। ये इंड्यूस को हम लोग टेम्परेरी भी कहते हैं। टेम्परेरी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, बाकी ये बहुत सारे वही हैं। उसके अलावा इसका एक और नाम भी होता है, इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है जी, उसके बाद इसका एक और नाम भी होता है, इसको हम लोग वीक वंडरवाल फोर्सेस भी कहते हैं। ठीक है जी, उसके बाद इसका एक और नाम भी होता है, इसको लंदन फोर्सेस भी कहते हैं। ठीक है जी, तो ये सारे एक ही फोर्स के डिफरेंट नाम हैं, ये कोई डिफरेंट नाम नहीं है, एक ही चीज है। क्योंकि पेपर में हर जगह पे ये डिफरेंट नाम जो है ना यूज हुए हैं। किसी जगह पे यूज होता है, किसी पे टेम्परेरी, किसी पे इंस्टेंटेनियस, कहीं पे वीक वंडरवाल फोर्सेस, कहीं पे लंदन फोर्सेस। तो ये एक ही फोर्स के डिफरेंट नाम है। दूसरी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है मेरे बच्चों, उसको हम कहते हैं परमानेंट डायपोल डायपोल
इंटरैक्शंस। ठीक है जी। तो ये आप लोगों की जो है वो दोनों टाइप की जो है वो फोर्सेस हैं। ठीक है, वंडरवाल फोर्सेस इसकी दो टाइप्स हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल, परमानेंट डाइपोल डाइपोल। इंड्यूस्ड के लिए डिफरेंट नाम आपको आने चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि पेपर में इनके डिफरेंट नाम जो है वो इस तरह यूज हो सकते हैं जी। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ bonds which we have to discuss in detail. So let's start one by one each of them. अगर ये कॉपी कर लिया है बेटा तो इसको रब कर दूं। Okay guys, so let's start with the ionic bond. ठीक है जी, इसको हम लोग इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तुम खास तौर पे जो रिकॉर्डिंग्स है ना मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री वाली, यानी वो सारी वो जरूर लेना, क्योंकि वो उन्होंने नहीं करवाई थी, मैं पहले बता दूं। तो नई चीज ऐड हुई है वो नहीं करवाते, क्योंकि वहां भी उन्होंने नहीं करवाई थी। ठीक है, इसलिए मुझे उनका पता है। तो वो तुम इनको कह के ना रिकॉर्डिंग दे देना उनसे। ओके जी, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, सबसे पहली चीज आयनिक बॉन्ड जो है ये दो चीजों के दरमियान बनता है। आप लोग ओ लेवल में भी पढ़ चुके हो। द फर्स्ट थिंग इज मेटल एंड द सेकंड थिंग दैट इज नॉन मेटल। अब ये चीज आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुननी है। ठीक है, थोड़ा सा फोकस इधर रखना है ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा बारीक सा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है जी। तो नॉर्मली आयनिक बॉन्ड दैट इज फॉर्म बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और मेटल्स जो है ये नॉर्मली कहां से बिलोंग करती हैं जी? ग्रुप वन, ठीक है, या ग्रुप टू की मेटल्स, या वो मेटल्स जिनके ऊपर प्लस वन या प्लस टू चार्ज होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, जिनके ऊपर प्लस वन या प्लस टू चार्ज होता है, ठीक है जी, उसको जो है वो हम लोग उनके ऊपर जो है वो चीजें जो है वो आयनिक बॉन्ड बनाती हैं। ठीक है जी। अ, अब नॉन मेटल्स जो हैं वो कहां से बिलोंग करती हैं? ग्रुप फाइव, सिक्स और सेवन, या वो नॉन मेटल्स जिनके ऊपर -3, -2 या -1 चार्ज होता है। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे इस चीज को रोक के जरा, ये मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, इसकी तरफ मैं दोबारा से आऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट देना है। ठीक है जी, सबका जरा ध्यान इधर हो, क्योंकि ये बारीक सा एक कॉन्सेप्ट है, यू शुड नो अबाउट इट। या बड़े गौर से तूने भी सुनना है बेटा। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे लिखा है कि आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और मेटल्स कहाँ से बिलोंग करती हैं? ग्रुप वन और ग्रुप टू से। ठीक है, यहाँ वो मेटल्स जिनके ऊपर प्लस वन या प्लस टू चार्ज होता है, यानी ट्रांजिशन मेटल्स जो होती हैं, या ग्रुप फोर की जो मेटल्स होती हैं। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो है ये ग्रुप थ्री का होता है। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे ग्रुप थ्री के एलिमेंट्स का क्यों नहीं जिक्र किया, हालांकि वो भी मेटल्स होते हैं। ठीक है जी। ग्रुप फोर के एलिमेंट्स जो हैं, लेड, टिन, ये सारी चीजें ये भी मेटल्स होती हैं, तो उनका मैंने क्यों नहीं यहाँ पे प्रॉपरली जिक्र किया? ठीक है जी। तो उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे दो कंपाउंड्स लिखता हूँ। पहला कंपाउंड जो है वो AlF3 है, और दूसरा कंपाउंड जो है वो AlCl3 है। ये मैं चीजें लिख रहा हूँ, मैंने बाद में मिटा देनी है, लेकिन फोकस इधर रख के ये ध्यान से सुनना मुश्किल है थोड़ा सा। अब देखें जी, दोनों प्लेसेस के ऊपर एल्यूमिनियम मौजूद है, जिसके ऊपर चार्ज नॉर्मली +3 होता है जी, +3। और ये फ्लोरीन, ये ग्रुप 7 की है, हेलोजन है, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, इस पे -1 चार्ज होता है। ठीक है, तो भाई ग्रुप वन और टू की चीजें तो मैंने बताया कि आयनिक बॉन्ड बनाती हैं, लेकिन ग्रुप थ्री की चीजें मैंने बीच में से गायब कर दी हैं, हालांकि वो मेटल्स होती है, तो वो क्यों नहीं बनाती? अब अगर हम इसको देखें तो एल्यूमिनियम दोनों जगहों पे मौजूद है, फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों ग्रुप 7 से बिलोंग करते हैं। अब ये वाला जो कंपाउंड है भाई, ये वाला आयनिक बॉन्ड है, दिस इज द आयनिक कंपाउंड। ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड है। ठीक है जी।
ये वाला जो कंपाउंड है दिस इज नॉट द आयनिक कंपाउंड, ये आपका आयनिक कंपाउंड नहीं है, दिस इज द कोवलेंट कंपाउंड, ये कोवलेंट कंपाउंड है। तो यार ये तो बड़ी काम खराब है कि भाई एक ही एलिमेंट है एल्यूमिनियम, क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है तो आयनिक बॉन्ड बना रहा है, क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है और दोनों है भी सेम ग्रुप के, फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों ग्रुप 7 से बिलोंग करते हैं, दोनों के ऊपर चार्ज भी सेम है -1, तो यहाँ पे भाई आयनिक बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड नहीं बना रहा, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो उसकी क्या रीजन होती है जी, उसकी रीजन जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। पहले मैं आपको इसको एक सिंप्लीफाइड तरीके से समझाता हूं और फिर मैं टेक्निकली यहाँ पे भी आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहली चीज यहाँ पे देखें एल्यूमिनियम जो है इसके ऊपर चार्ज है जी +3, क्लोरीन के ऊपर चार्ज -1 है, इसका प्रोटॉन नंबर 13 है, इसका प्रोटॉन नंबर 9 है। इसकी अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो इसमें इलेक्ट्रॉन 10 है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 हैं, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मैं नॉर्मल बना रहा हूँ, 1s वाली नहीं बना रहा, नॉर्मल जो आप लोग O लेवल में यूज करते थे, ठीक है। ये 2 8 और यहाँ पे भी 2 8। अब दूसरा यहाँ पे बना रहा हूँ एल्यूमिनियम +3 Cl-1, इसका प्रोटॉन नंबर 13 है, इसका 17 है, इसमें इलेक्ट्रॉन 10 है, इसमें इलेक्ट्रॉन 18 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 है और यहाँ पे 2 8 8 है, ठीक है जी। अब जो मैं बातें बताने जा रहा हूं उसको गौर से सुनना। याद रखो दुनिया में कोई भी चीज जिसपे चार्ज +3 या +3 से ज्यादा हो, ठीक है, तो ऐसे जितने भी आयंस होते हैं उनको हम कहते हैं हाईली पोलराइजिंग, पोलराइजिंग, ये हाईली पोलराइजिंग होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, इधर देखें। अब पहले मैं टेक्निकल रीजन यहाँ पे बता के और फिर इसको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। अगर चीज पे चार्ज +3 हो तो दोनों जगहों पे +3 है, और नेगेटिव आयन के नंबर ऑफ शेल्स पॉजिटिव आयन से ज्यादा हो तो तब तुम्हारा जो है वो कोवलेंट कंपाउंड बनता है। अगर +3 आयन हो और +3 आयन के शेल्स और नेगेटिव आयन के शेल्स एक दूसरे के इक्वल है, या नेगेटिव आयन के शेल्स कम है +3 आयन से, तो फिर आयनिक बॉन्ड ही रहेगा। अगर +3 आयन के जो शेल्स हैं वो आपके कम है और नेगेटिव आयन के नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा हैं, तो तब तुम्हारा जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और वो किस वजह से बनता है, अब वो वजह सुनते हैं। होता ये है कि हम लोग इसकी एग्जांपल लेते हैं, ये देखें कि ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी। ये 3 क्लोरीन है, एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन, ये तीसरा क्लोरीन, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, मैं बना नहीं रहा, लिख रहा हूं, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। इन सबको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ये एक इसको दे देता है, ये एक इसको दे देता है। अब क्या होगा, ये एल्यूमिनियम पे चार्ज आ गया +3 और ये जो Cl है इन सब के ऊपर चार्ज आ गया -1, ये इनके ऊपर -1 चार्ज आ गया, ठीक है ठीक। अब मैंने पहले ही बताया कि अगर +3 या उससे ज्यादा चार्ज हो तो ऐसी चीज हाईली पोलराइजिंग होती है। पोलराइजिंग का मतलब होता है भाई कि ये इनके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है। पहले तो इलेक्ट्रॉन उनको दे देती है, देके अब उनके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है। अगर नेगेटिव आयन के नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होंगे तो वो उनके इलेक्ट्रॉनों को इतना ज्यादा अपनी तरफ खींचती है कि कोवलेंट करैक्टर डेवलप हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि भाई आयनिक बॉन्ड रहा ही नहीं, ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया। तो इसको जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये एल्यूमिनियम के साथ ये 3 क्लोरीन जो है ये शेयरिंग की फॉर्म में जो है वो शो करवाते हैं। क्लोरीन के बाकी जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो हम लोग इस तरीके से जो है वो बनाते हैं, लाइक दैट।
ठीक है। और एल्यूमिनियम का देखें, ये दो, दो चार और दो छह, इसका वैलेंस शेल जो है वो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट भी नहीं हुआ। तो ऐसी चीजों का ऑक्टेट या तो कंप्लीट नहीं होता, या ऑक्टेट जो है उससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ भी जाते हैं, यानी 10 हो जाते हैं आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन, या 12 हो जाते हैं जी। तो उनका ऑक्टेट एक्सपैंड भी कर सकता है। और उसकी रीजन क्या होती है? कोवलेंट क्रैकर के वो बनाते तो अपनी तरफ से भाई आयनिक बॉन्ड है, अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं सबको कि ये लो मुझे दो। उसके बाद इलेक्ट्रॉन देके और उनके इलेक्ट्रॉनों को भाई अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, और इतना अट्रैक्ट करते हैं कि गिविंग इट अ कोवलेंट ट्रैक्टर, जिसकी वजह से हम कहते हैं भाई कि ये आयनिक बॉन्ड नहीं रहा, ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया। इसकी एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि मेरे पास एक बच्चा है, तलाल सपोज कर लें, तलाल मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। तलाल को जनाब 1,000 रुपया चाहिए, 4,000 रुपया इसके पास है, इसको 5,000 कंप्लीट करने हैं। मैं इसको कहता हूँ तलाल मुझे 1,000 चाहिए, तलाल साहब बड़े खुश होते हैं, कहते हैं जी सर, मैं इसको 1,000 पकड़ा देता हूँ। ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद मैं इसको कहता हूँ यार तलाल मुझे 2,000 दिखाएं। भाई इसका तो मेरे ऊपर एतमाद हो चुका हुआ है, मैंने इसको 1,000 दिया है, कहेगा यार कोई बात नहीं 2,000 मुझे पकड़ा देगा, मैं यूज करके इसको वापस कर दूंगा, फिर इससे ले लूंगा। तो असल में भाई मैंने इसको 1,000 दिया नहीं है, 1,000 इसका और 1,000 मेरा, वो हम दोनों के बीच में शेयर होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे भी यही गेम लगी है कि भाई एल्यूमिनियम पहले अपने इलेक्ट्रॉन 3 क्लोरीन को देके आयनिक बॉन्ड की तरह बिहेव करता है, लेकिन उसके बाद ये जो नेगेटिव आयन है इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इसकी पोलराइजिंग पावर बहुत हाई होती है। तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करके इतना अट्रैक्ट करता है कि हम कहते हैं भाई ये आयनिक बॉन्ड ही नहीं है, ये कोवलेंट बॉन्ड है। और ये कब होता है? जब नेगेटिव आयन के नंबर ऑफ शेल्स पॉजिटिव आयन से ज्यादा हो। ठीक है। पहली शर्त क्या होनी चाहिए? +3 या उससे ज्यादा चार्ज हो। दूसरी शर्त, नेगेटिव आयन के नंबर ऑफ शेल्स पॉजिटिव आयन से जो है वो ज्यादा होने चाहिए, तो तब जाके कोवलेंट क्रैकर की वजह से कोवलेंट बॉन्ड बनता है, अदरवाइज वो आयनिक बॉन्ड रहता है। यहां पे देखें, यहां पे इसके दो शेल्स हैं, यहां पे भी दो शेल्स हैं, तो ये इसको पोलराइज तो कर रहा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कर रहा कि कोवलेंट क्रैकर डेवलप हो ज्यादा, वो इसीलिए ये आयनिक बॉन्ड रहता है। यहां पे देखें, इसके शेल्स दो हैं, यहाँ पे 3 है, तो ये +3 आयन इसको पोलराइज करके इसके इलेक्ट्रॉनों को खींच के कोवलेंट क्रैकर डेवलप करवा देता है, और हम कहते हैं भाई कोवलेंट बॉन्ड बन गया है। और इस तरीके से जो कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, या तो उनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं होता, ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर ऑक्टेट से इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। ठीक है जी, यानी 10 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। नॉर्मली हम लोग तो ओ लेवल में यही पढ़ते रहे हैं ना कि आखिरी शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो भाई वो स्टेबल होता है। ठीक है। तो आपने अक्सर देखा होगा, ये चेक कर लें, AlCl3 है, कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन इसके एल्यूमिनियम के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है जी। इसी तरह SO2 ले लें, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड के ऊपर चार्ज जो है वो +4 होता है जी। ठीक है। तो वो भी अपनी तरफ से यही करता है, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, वो 4 इलेक्ट्रॉन 2 ऑक्सीजन को दे देता है, 2 एक ऑक्सीजन को, 2 एक ऑक्सीजन को। ठीक है। लेकिन उसके बाद उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके कोवलेंट क्रैकर की वजह से कोवलेंट बॉन्ड बना देता है। समझ लगी है? तो ये इस तरीके से जो है ना, ये कोवलेंट क्रैक, इसीलिए ग्रुप 3 की चीजें मैंने इसलिए नहीं यहाँ पे लिखी कि ग्रुप 3 की चीजें कभी तो आयनिक बॉन्ड बनाती हैं और कभी कोवलेंट बॉन्ड बनाती हैं। ठीक है। तो वो मिक्स बिहेवियर शो करती हैं, और मैंने आपको उसकी वजह भी बता दी है। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज करें आपके पास BF3 है और BCl3 है। अब मैं आप लोगों से कहता हूं कि बताएं कि इनमें से कौन सा आयनिक है और कौन सा कोवलेंट है। तो बोरॉन जो है, इसके ऊपर +3 चार्ज होता है, Fa-1, इसका प्रोटॉन नंबर होता है जी 5, इसका प्रोटॉन नंबर 9, इसके इलेक्ट्रॉन आगे 2, इसके इलेक्ट्रॉन आगे 10। ठीक है जी। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 2 और इसकी 2 8। तो पहली शर्त +3 चार्ज है, दूसरी शर्त नेगेटिव आयन के नंबर ऑफ शेल्स पॉजिटिव आयन से ज्यादा है, तो कोवलेंट क्रैकर आ जाएगा। तो ऑफ कोर्स ये वाली चीज जो है ये आपकी कोवलेंट बॉन्ड होगी, दिस इज द कोवलेंट बॉन्ड।
और ये BCl3 ये भी ऑफ कोर्स कोवलेंट ही होगा, क्योंकि रीजन ये है कि क्लोरीन जो है उसके पास 18 होते हैं और बोरोन के पास मैंने पहले ही बताया 2 है, तो +3 चार्ज है और इसके नंबर ऑफ शेल ज्यादा हैं, तो ये भी कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा जी, दोबारा से यहाँ पे आते हैं। तो भाई आयनिक बॉन्ड मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनता है पहली चीज, मेटल्स जो है वो ग्रुप 1 या 2 से बिलोंग करती हैं, या वो मेटल्स जिनके ऊपर +1 या +2 चार्ज होता है, और नॉन मेटल्स ये ग्रुप 5, 6 और 7 से बिलोंग करती हैं और इनके ऊपर -3, -2 या -1 जो है वो चार्ज होता है। मेटल्स जो हैं दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं जी, ठीक है। अब आप लोगों को मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक चीज बताई थी, क्या बताई थी मैं आप लोगों को याद करवा रहा हूं, किसी भी गैसियस एटम के वैलेंस शेल में से अगर इलेक्ट्रॉन लूज करवाने हैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए एक एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ती है जिसको क्या कहते हैं, वेरी गुड, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहां पे हमें इसको आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये नॉर्मली पॉजिटिव होती है, एंडोथर्मिक होती है जी, ये एंडोथर्मिक है, जबकि नॉन मेटल्स के अंदर टेंडेंसी है टू गेन इलेक्ट्रॉन, टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। और जब भी कोई एटम अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसमें से एक एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है मेरे बच्चों, दैट इज नॉर्मली एक्सोथर्मिक, ठीक है जी, नेगेटिव वैल्यू उसकी होती है। यहां तक समझ लगी है? अब जब एटम्स इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो उनके ऊपर एक चार्ज आ जाता है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन बन जाता है जिसको हम लोग कैटायन का नाम देते हैं, कैटायन बन जाता है। और ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, इनके ऊपर एक चार्ज आ जाता है जिसको हम लोग नेगेटिव आयन या एनायन का जो है वो नाम देते हैं, ठीक है जी। अब जरा गौर से चीजों को सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं, सबका ध्यान इधर हो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक चीज जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, सो एवरीबॉडी जस्ट लिसन इट। मेटल्स में टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की और पॉजिटिव आयन बनाती है वो, और इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए हमें उनको आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है जो कि एंडोथर्मिक है। नॉन मेटल्स दे हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, और जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो एनर्जी रिलीज होती है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑपोजिट है, उसमें इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन होता है, ठीक है जी। ये एक्सोथर्मिक है। अच्छा, अब मैं यहां पे एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, मुझे ये बताएं कि दुनिया में कौन सा जो प्रोसेस है वो फिजिबल होता है, जो खुद ब खुद हो जाए। याद रखो, हर वो रिएक्शन जो कि एक्सोथर्मिक होगा ओवरऑल वो फिजिबल होता है भाई, वो नेचर में खुद ब खुद हो जाता है, उसे करवाने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर हम चाहते हैं, ये चीजें हम सपोज कर रहे हैं, मेरी बात को जरा गौर से सुनना, ये हम खुद से सपोज कर रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन जो है वो फिजिबल हो, तो भाई क्या होना चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू एंडोथर्मिक है, तो ये मैं सपोज करके समझा रहा हूं सिर्फ आपको, ये एंडोथर्मिक है तो ये लेस एंडोथर्मिक होनी चाहिए, यानी इसकी वैल्यू पॉजिटिव 100 होनी चाहिए, मैं सपोज कर रहा हूं ये वैल्यू। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू मोर एक्सोथर्मिक होनी चाहिए, यानी -500, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ओवरऑल प्रोसेस -400 आ गया, तो ये चीज शो करती है कि ये रिएक्शन तो भाई फिजिबल है, ठीक है। ये हम लोग सपोज कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में जब हमने जो है वो चीजें देखी रियलिटी में, तो भाई ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू थी इट वाज हाईली एंडोथर्मिक, और ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू थी दैट वाज लेस एक्सोथर्मिक। तो ओवरऑल आंसर +400 आ रहा है, जिसका मतलब है इट इज नॉट फिजिबल,
ये फिजिबल नहीं है रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि नेचर में फिर हमें आयनिक कंपाउंड नहीं मिलने चाहिए। चलिए जी, हमने नेचर में घूमना शुरू किया, मिनरल्स जितने भी निकलते हैं वो क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड। तो भाई नेचर में हमें मेटल और नॉन मेटल इकट्ठे अकेली मिल ही नहीं थी। आप लोगों ने ओ लेवल में पढ़ा होगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है जी। उसमें आप लोगों ने हीमाटाइट पढ़ा होगा, आयरन ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई थी। उसके बाद जो है वो तुम लोगों ने एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन में जो है वो बॉक्साइट पढ़ा होगा, Al2O3, वहां पे भी एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई थी, आयनिक कंपाउंड बना होता है भाई। तो यार ये तो फिर लोचा है, ये तो काम खराब है। हमारे कैलकुलेशन के मुताबिक तो भाई आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा आ रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम आ रही है, तो ओवरऑल एंडोथर्मिक बन रहा है यहां तक प्रोसेस। तो भाई फिजिबल नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई ये फिजिबल होता है। अब क्यों होता है, उसकी वजह को डिस्कस करने के लिए मेरे बच्चों, द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, यहां तक जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है, नो डाउट ये एंडोथर्मिक है, +400 ये एंडोथर्मिक है। लेकिन जैसे ही ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन जाते हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ जाती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस। ठीक है जी। और इनसे रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, यानी इतनी ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है भाई। यानी सपोज करो -2000, तो ये ओवरऑल जो है वो क्या बन जाएगा भाई, -1600। तो ओवरऑल प्रोसेस जो है वो फिजिबल हो जाएगा। मेरी बात समझ लगी है? तो up till the formation of positive and negative ion, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन तक ओवरऑल प्रोसेस एंडोथर्मिक है। वो क्यों एंडोथर्मिक है, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाईली एंडोथर्मिक है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू लेस एक्सोथर्मिक है। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन जाते हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ, जहां पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी वो प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक होता है, उससे एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो इस इनकी अट्रैक्शन की वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, मेकिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड टू बी हाईली एक्सोथर्मिक एंड फिजिबल। समझ लगी है जी?